हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, जब साइटोलॉजिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, साइटोलॉजिकल डिटेल्स पता चली सेल डिवीज़न की, तो बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जीन्स और क्रोमोसोम के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी? पहली तो ये कि दोनों ही जीन्स और क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल्स में यानी 2n सेल्स में ये पेयर्स में मिलते थे, जोड़े में मिलते थे, चाहे जीन्स हो चाहे क्रोमोसोम हो। दूसरा कि जब मियोसिस होती है उस समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो उनके जो होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, वो सेपरेट होते हैं, और जो जीन पेयर्स होते हैं यानी जो एलील्स होते हैं वो भी मियोसिस के टाइम में सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। तीसरी सिमिलैरिटी ये थी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों की जो पेयर्ड कंडीशन होती है वो रिस्टोर हो जाती है। गैमेट्स में वो अलग अलग होते हैं, क्रोमोसोम भी सेपरेट होता है, एलील्स भी जो जीन पेयर्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में फिर से डिप्लॉयड सेल बनता है तो ये दोनों की पेयर्ड कंडीशन फिर से रिस्टोर हो जाती है। तो ये 3 सिमिलैरिटीज़ बायोलॉजिस्ट ने देखी। इन्हीं के बेसिस पे सुटन एंड बोवेरी ने इंडिपेंडेंटली एक थ्योरी दी 1902 में। ये थ्योरी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेंडेलियन फैक्टर्स मतलब जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं, और जब मियोसिस होती है तो ये क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक दूसरे से अलग होंगे ही, लेकिन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने मेंडल का लॉ में पढ़ा था, वो चीज़ भी है कि कोई भी अगर मैं क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 कहूँ तो वो उनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं था, जो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट होंगे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे मियोसिस में। ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही चीज़ इसमें बताई गई है। बस इसमें यह है कि पहले हम वहाँ पे RR-TT इस टाइप से हम वहाँ पे एलील्स के उसमें पढ़ रहे थे, क्रोमोसोम हमने इंक्लूड नहीं किया था। इस थ्योरी में बस इतना ही है कि ये जो जीन्स हम पढ़ रहे हैं, जीन पेयर यानी एलील्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्रोमोसोम में लोकेटेड है। अगर आपको ये थ्योरी एग्जाम में आती है तो आपको जो मेंडल का हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जो हमने सिंपली RR-YY क्रॉस विद स्मॉल r स्मॉल y करके हमने जो क्रॉस पढ़ा था, उसको आपको बस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर जो डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है, R ये वाला, इसको मैंने ब्लैक, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने एक कलर से दिखा रखा है ये, और इनका जो रिसेसिव है उसको मैंने शेडेड दिखा रखा है। ये होमोलोगस है कैपिटल R के लिए, ये होमोलोगस है स्मॉल r के लिए, लेकिन स्मॉल r को यानी इसका जो रिसेसिव है इसको डोमिनेंट से अलग दिखाने के लिए बस हमने इसको शेड कर रखा है। सिमिलरली हमने ये, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो भी हमने मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़ा था उसी को आपको उस रिजल्ट को एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है कि पेरेंट्स ये हैं, गैमेट्स इनके ये बनेंगे ऑब्वियसली RY और इसमें स्मॉल RY, फिर इनकी F1 जनरेशन बनेगी, और ये F1 जनरेशन के मैंने गैमेट्स बना रखे हैं 4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अगर आप चाहें तो टेस्ट क्रॉस से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट सेम ही आना है। और या फिर जो हमने नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था कि आप इसको किसी से भी आप इसको बैक क्रॉस कर लीजिए, तो
उसमें भी रिजल्ट आपका सेम है ना, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 का ही आना है। तो बस इतनी सी आपको क्रोमोसोमल थ्योरी आपको याद करनी है, उसका थ्योरी क्या है वो याद करनी है, और अगर थोड़ा लंबे उसमें आएगा तो आपको उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स को डिटेल में वैसे हम जब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर और सब चीज़ देखेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी एक ब्रीफ हम कर लेते हैं। देखिए, क्रोमोसोम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है वर्ड क्रोमोसोम। ये प्रिंसिपल हेरिडिटरी स्ट्रक्चर है, यानी ऑब्वियसली ये जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास करने के काम आता है। इसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में, और इसका स्पेशल फंक्शंस हैं। क्रोमोसोम्स के फंक्शंस हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे, और ये अपने आप को, इसकी कैपेबिलिटी है कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि एक क्रोमोसोम से कैसे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स वो बनाता है। वैसे आपने सेल डिवीजन अगर जब पढ़ा होगा तभी भी आपने पढ़ा होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेरिडिटी में, वेरिएशन में, म्यूटेशन में, और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीशीज़। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम जो वर्ड है, ये सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो हैं, ये एक साइंटिस्ट थे हॉफमिस्टर, इन्होंने सबसे पहले देखा था। लेकिन जो ये वर्ड है वो वॉल्डियर ने दिया। वॉल्डियर ने ये इसलिए दिया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कुछ सर्टेन डाइज के साथ ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये हाईली स्टेन हो जाती है, यानी ये इनकी डीप स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब इनको स्टेन करते हैं तो ये कलर लेते हैं, इसीलिए वर्ड क्रोमा हमने यूज़ किया है, जैसे मैंने बताया। तो इसके बारे में आप एक लाइन ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये कैसे हेरिडिटी में हेल्प करते हैं, कैसे वेरिएशन में हेल्प करते हैं, कैसे म्यूटेशन में, और कैसे किसी भी स्पीशीज़ का जब इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है कैसे। अच्छा, जो टिपिकल क्रोमोसोम होता है, जिसे हम टिपिकल क्रोमोसोम कह सकते हैं, वो यूकैरियोट्स में ही पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, और इसे हम प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो ऐसे ही नेकेड पड़ा रहता है। नेकेड का मतलब है कि वो प्रोटीन्स, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, उनसे ये एसोसिएटेड नहीं होता है, और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स यूनिट के फॉर्म में ये मिलता है, और इसीलिए हम प्रोक्रोमोसोम के कह सकते हैं कि वो एक सिंगल क्रोमोसोम भी हम उसे कह सकते हैं। अब हम देखेंगे वायरल क्रोमोसोम के बारे में। वायरल क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वायरल क्रोमोसोम भी जो है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम होता है जो कि नेकेड होता है, सिंगल कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है, उसी और से प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। ऐसे वायरल क्रोमोसोम भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, और इसे हम प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, ये लीनियर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। जब ये सर्कुलर होगा तो इसमें वेरियस डिग्रीज ऑफ कॉइलिंग्स हो सकते हैं, कॉइल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि अब न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को डीएनए और आरएनए में डिवाइड कर सकते हैं, यानी सिंगल न्यूक्लिक एसिड तो एक ही रहेगा क्रोमोसोम में, ठीक है। वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है।
अच्छा, जिसमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड रहता है उन वायरसेस को हम बोलते हैं डीऑक्सी वायरस, और जिसमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइबो वायरस। ठीक है, तो हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे क्रोमोसोम को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं डीऑक्सी वायरसेस और एक होते हैं राइबो वायरसेस। डीऑक्सी वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है, और राइबो वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है। ठीक है, डीएनए जनरली आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अगेन हम जो डीएनए वायरसेस है इनको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन एक होते हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और एक वायरसेस होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जनरली वायरस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आपको किसी वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये आपको ना एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें ये पूछा जा सकता है 12th में भी, और आगे आप अगर जो एग्ज़ाम देंगे उसमें भी। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है उसको प्लस स्ट्रैंड भी हम बोलते हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं आरएनए वायरसेस की। आरएनए वायरसेस में भी 2 टाइप के वायरसेस होते हैं। एक होता है आरएनए वायरसेस, ठीक है, और एक होता है डीएनए आरएनए वायरसेस। करेक्ट। अब ठीक है, आरएनए वायरसेस यानी राइबो वायरसेस। राइबो वायरसेस क्या होते हैं? जनरली वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, आरएनए जो होता है जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन अगेन इसका भी एक आप कह सकते हो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे कि आपके रियो वायरस। ये अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक्सेप्शंस आपको हर चीज़ के याद रखना है। ठीक है, जो रियो वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। करेक्ट। अब बात करते हैं कि आरएनए वायरसेस क्या होते हैं और डीएनए आरएनए वायरसेस क्या होते हैं। अच्छा, आरएनए वायरसेस क्या होते हैं? जो राइबो वायरसेस में आरएनए होता है, वो क्या करता है? रेप्लिकेज। एक ये एंजाइम होता है रेप्लिकेज एंजाइम, वो डायरेक्टली आरएनए से आरएनए की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, आरएनए से आरएनए। अच्छा, आरएनए आपको पता है आरएनए क्यों ज़रूरी है? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए जो है आगे फर्दर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये चीज़ सही है। तो इसीलिए क्या है कि आरएनए बनना किसी भी ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है, ताकि वो आगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो जो आरएनए वायरसेस होते हैं उसमें कौन सा एंजाइम होता है? रेप्लिकेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके हैं टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कॉमन इन्फ्लुएंजा हमको होता है, कोल्ड होता है, और पैरामिक्सो वायरसेस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस और पैरामिक्सो वायरसेस, ये कैसे होते हैं? आरएनए वायरसेस। ये क्या करते हैं? आरएनए से आरएनए की कॉपी बनाते हैं, एंजाइम रेप्लिकेज। ठीक है, अब है आरएनए डीएनए वायरसेस। ठीक है, आरएनए डीएनए वायरसेस।
RNA DNA वायरसेस क्या होते हैं, ये रेट्रो वायरस बोलते हैं इन्हें। रेट्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने जनरली अगर पढ़ा होगा तो जनरली DNA RNA बनाता है, नॉर्मली RNA बनाता है, DNA RNA बनाता है, RNA आगे जाके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, करेक्ट। लेकिन जो RNA DNA वायरसेस होते हैं, क्योंकि इसमें उल्टी चीज़ हो रही है तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं रेट्रो वायरसेस। ये बहुत खतरनाक वायरसेस हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपका ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्कोजेनिक जो जनरली कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV जो वायरस है, ये भी एक रेट्रो वायरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वायरसेस RNA से DNA बनाते हैं। जब DNA से RNA बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन जब RNA से DNA बनता है तो यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और इसमें आपका एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एंजाइम में आपने पढ़ा होगा कि ASE लगा होता है जनरली एग्जाम्स में, तो इसको जो एंजाइम RNA से DNA बनाता है वो हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये DNA को हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं, नॉर्मल DNA नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो होता है ये बनाता है RNA। अब DNA से RNA बनने का तो नॉर्मल चीज़ है, तो नॉर्मल प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं कि वायरल क्रोमोसोम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड उसमें सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल क्रोमोसोम आप उसको बोल सकते हो, उससे प्रो क्रोमोसोम भी हम बोल सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम वायरल क्रोमोसोम को DNA वायरसेस और RNA वायरसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें DNA न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है उसे डीऑक्सी वायरसेस बोलते हैं, जिसमें RNA होता है उसे राइबो वायरसेस बोलते हैं। अच्छा, डीऑक्सी वायरसेस भी 2 टाइप के हो सकते हैं। जनरली DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है। किस में होता है, इस वायरस में होता है, ठीक है। RNA वायरसेस यानी राइबो वायरसेस अगेन ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड जनरली RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आपको डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस का एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, और वो है रियो वायरस। रियो वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। RNA वायरसेस को भी फर्दर आप कह सकते हैं RNA वायरसेस और RNA DNA वायरसेस। जो RNA वायरसेस है ये नॉर्मल वायरसेस है, नॉर्मल चीज़ हो रही है, RNA से RNA बन रहा है बाय एंजाइम रेप्लिकेज, अपना रेप्लिका बना रहा है। RNA से RNA बन रहा है, रेप्लिका बना रहा है, तो एंजाइम क्या हो गया, रेप्लिकेज, ठीक है। इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामिक्सो वायरसेस। जबकि RNA से जो DNA वायरसेस हैं ये कैसे हैं, रेट्रो वायरस। क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है नॉर्मल उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, उल्टा हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। जब DNA से RNA बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर उल्टा हो रहा है इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए एंजाइम इसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA के बाद ये नॉर्मली जो है आपका RNA बनाता है, करेक्ट, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। और इसमें आपके RNA से DNA वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। RNA से जो RNA DNA वायरसेस होते हैं इनको हम रेट्रो वायरसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रिवर्स जो है प्रोसेस हो रही है। RNA से DNA बन रहा है, DNA से फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री DNA के बाद फिर RNA, और फिर RNA वो प्रोटीन बनाएगा, करेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरसेस हैं जैसे ऑन्को वायरसेस और HIV वायरसेस, ये बहुत डेंजरस वायरसेस हैं, ये रेट्रो वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।